बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कभी कभी नहीं होती है आपको। अच्छा, आपका सुबह सुबह कोई बात, कोई चीज़, कोई ऐसी हरकत आपके मूड पे बड़ा असरअंदाज होती है। दो कि मैंने अभी रिसेंटली एक काउंसलर से मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो शी सेड कि आपके अंदर आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी की कोई बात, किसी का कोई एक्शन, किसी का कोई जेस्चर आपका मूड कंट्रोल नहीं कर सकता और ना करना चाहिए उसे। तो आपको अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है कि कोई भी कोई बात कर रहा है, आपके बारे में कर रहा है, किसी के बारे में कर रहा है, आपका मूड उससे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। दो कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर लोगों की जो बातचीत होती है, उनके जो रवैये होते हैं, वो आपके मूड पे बहुत गहरा असर डालते हैं। और मुझे सुबह सुबह ना बड़ा मसला होता है। हालांकि अब तो ये बहुत लंबा टाइम हो गया है मुझे ये काम शो करते हुए, बट व्हेनेवर आई गेट अप मुझे 1-1.5 घंटा प्रोसेस करने के लिए चाहिए, ख़ुद को भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी। और अगर उस 1 घंटे के दौरान कुछ होता है तो पूरा दिन मेरा मूड अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो ये ऐसे ही मैंने आपको सुबह सुबह बताया है, लेकिन चूँकि ऐसे ही मैं आपको बहुत कुछ सुबह सुबह बता देती हूँ तरीके से, कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें, ताकि आपका मूड अच्छा रहे। मैं तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आप सियासत पे गहरी नज़र रखे हुए हैं, आप समझते हैं सियासत को, तो कोई बात नहीं, आपका मूड ख़राब ही होगा, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। बलूचिस्तान जी नेशनल पार्टी के जो सरबराह है अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने 2 रोज़ कबल सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अख्तर मेंगल साहब को मनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। आज अख्तर मेंगल से हुकूमत और PTI के वफूद ने अलग अलग मुलाकात भी की कल, और उन्हें इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए कायल करने की भी कोशिश की है। PTI ये चाहती है कि जी अख्तर मेंगल साहब इस्तीफ़ा वापस लेकर अपोजिशन इत्तेहाद यानी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत जारी रखें। ताहम हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से अख्तर मेंगल साहब को मनाने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई हैं। एक तरफ ये नाराज़गी है, तो दूसरी जानिब आज मौलाना फजल रहमान, जिस समय कल के रेफरेंस से बात करी, वो कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर हुकूमत की साख पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। एक तरफ ये मामलात हैं, तो दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें गवर्नर और वज़ीर आला में, जिनमें पहले ही खासा तनाव पाया जाता था, वो एक मरतबा फिर आमने सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर गवर्नर को, जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, 50 करोड़ रुपया हर्जाने का नोटिस भेजा है। तो वहीं गवर्नर ने KPK ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर से इत्तेमाद का वोट लेने का भी मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ जी PTI 8 सितंबर को जो कह लें उसके होने वाले जलसे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, क्या रुख इख्तियार कर रही है, इसी पर तज्ज़िया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी मुनीफ फारूक मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। PTI जी 8 सितंबर को अपना जलसा करने जा रही है, और PTI क़यादत के मुताबिक हर हाल में ये जलसा होगा। इससे भी पहले अगर हम देखें तो PTI अपना जलसा कैंसिल कर चुकी है। क्या समझते हैं, जलसा होगा या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जलसा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर करना चाहती है, लेकिन जो बिल सेनेट के अंदर पेश किया गया है इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से, जिसका उन्वान है पुरअमन इज्तिमा अमन आमा बिल 2024, अभी तो खैर कायमा कमेटी के पास है, अब इसके ऊपर अपेरेंटली जॉइंट सेशन में शायद वोटिंग हो जाए। तो जब इस तरह का कानून आ जाएगा तो फिर तो वैसे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जलसा करना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो पिछला जलसा मौखर हुआ था, उसमें तो यही एश्योरेंस भी तहरीक इंसाफ को दी गई थी कि अगला जलसा होगा और इंतज़ामिया NOC जारी करेगी। बाद नज़र में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, लेकिन इस बात का भी ख़दशा है कि शायद अगर जलसा हो तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना कामयाब ना हो पाए। ये तो खैर वो ख़दशात हैं जो कुछ पार्टी के लोग समझते हैं कि दबाव का माहौल है, बहुत ज़्यादा रियासती प्रेशर भी है।
लिहाजा शायद ये मुमकिन है कि ऐसा ना हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत से रहनुमा हैं वो तो अभी तक कॉन्फिडेंट हैं कि ये जलसा ज़रूर होगा, और ये जलसा बड़ा मैटर करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इमरान खान साहब का ख़ास तौर पर जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के बाद हालात थे, उसमें इमरान खान साहब के लिए ये इस जलसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब ये हो पाता है या नहीं, ये हालात तो अभी तक काफ़ी मशकूक नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी जो चांसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के, वो काफ़ी मैं समझता हूँ शेकी होता जा रहा है मामला, शेकी होता जा रहा है मामला। ठीक है, अच्छा बानी पीटीआई की आपने बात की, कभी मुज़ाकरात की बात होती है कि जी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या हो रहे हैं। कभी ये सुनने में आता है कि इस्टेब्लिशमेंट हो और पीटीआई हो या बानी पीटीआई, उनसे पसे पर्दा बातचीत चल रही है। आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात की बातें सिर्फ बातों की हद तक हैं या वाकई इसमें कुछ सदाकत भी है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान तो बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन थी 9 मई के वक्त और उसके बाद, वो वहीं पर खड़े हैं, और कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिससे हम ये सोच समझ सकें कि तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं या किसी दुरुस्त समत में जा रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए या उनकी जमात के लिए बेर मिनिमम तो ये है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर निकले, वो अभी तक निकल नहीं पाए, और उससे जुड़े फिर और बहुत से मामलात हैं, बहुत से मसाइल हैं। मैं फिर कहूँगा फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के बाद तो ये चांसेस मज़ीद कम हो गए हैं। लिहाजा ये तमाम बातें हैं, और ना ही हुकूमत के पास कुछ ऐसा है तहरीक इंसाफ से कमिट करने के लिए कि वो उन्हें दे दे, जिसकी बेसिस के ऊपर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सके इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में, गवर्नर हों या वज़ीर आला हों, इनकी आपस में जो लफ्ज़ी गोलाबारी है इसका सिलसिला जारी रहता है। और अभी भी गवर्नर केपी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से जो एतमाद का वोट है वो लेने का मुतालबा किया है। ये जो केपी के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, क्या समझते हैं किस हद तक ये इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, या ये जो सूरत हाल बनती जा रही है इसका क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब को एतमाद का वोट अगर लेना पड़ा, अव्वल तो ऐसे कह देने से तो, लेकिन अगर लेना पड़ा तो शायद अली अमीन गंडापुर साहब को एज सच को प्रॉब्लम तो होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी ओवरवेलमिंग किस्म की मेजॉरिटी है। और इसमें यह भी नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने कोई वहाँ पर ग्राउंड लूज़ किया है। जहाँ तक गवर्नर केपी और सीएम केपी के ताल्लुकात हैं वो कशीदा थे हैं, और मेरे ख्याल में वो लफ्ज़ी गोलाबारी जारी रहेगी। पेटी पॉलिटिक्स है, इसके अलावा तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा जी, एमक्यूएम के वफ़द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, और एमक्यूएम ने अपने मुतालबात वज़ीर आज़म के आगे रखे भी हैं। कल फारूक सत्तार साहब भी आए थे और उन्होंने चंद नकात हमारे साथ शेयर भी किए थे। ये जो पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने भी पावर शेयरिंग के हवाले से प्राइम मिनिस्टर से कहा था, और नून लीग की कमेटी से मुलाकात भी की थी। आप हुकूमत और इत्तेहादियों के ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं? जो आप शेख का लफ्ज़ पहले यूज़ कर रहे थे कि शेखी चीज़ें हैं, क्या ये ताल्लुकात भी उस तरह से हैं? देखिए, इत्तेहादी जितने भी इस हुकूमत के हैं वो इस हुकूमत के साथ ही हैं, और वो उस वक्त तक इस हुकूमत के साथ रहेंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ है, और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही सारे इत्तेहादी इस हुकूमत के साथ हैं। जब तक इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती है इस हुकूमत को, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। इत्तेहादी यहीं रहेंगे। अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा भी आया है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है। पीटीआई हुकूमत उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। हुकूमत ने भी अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है वो कौमी असम्बली से मंजूर ना करने का फ़ैसला किया है। तो आप अख्तर मेंगल साहब की इस सारे अमल को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अख्तर मेंगल साहब का एक ज़ाती उनका प्रोरोगेटिव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उनका इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली इतनी आसानी से मंजूर करेंगे। हालात ज़रूर कशीदा हैं, उनकी तरफ तवज्जो भी दिलवाई है अख्तर मेंगल साहब ने, लेकिन जो हालात की कशीदगी है ये उनके वालिद बुजुर्गवार के वक्त भी थी कुछ हद तक, फिर उनके वक्त भी रही, बाद में भी वो इमरान खान साहब के दौर में, उसके बाद PDM-1 के दौर में, अब भी उस पर आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन ये मसला शायद अब इतना ज़्यादा सादा और सिंपल नहीं रहा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है,
लेकिन हुकूमत की तरफ से जो कोशिश की जा रही है और दीगर उनके कोलीग्स की जानिब से कि अख्तर मेंगल साहब पार्लियामान का हिस्सा रहे, वो बड़ी कदावर शख्सियत है और उनका पार्लियामान के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल था वो मौखिर हुआ है, बिल दोबारा भी आ सकता है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या दोबारा आने वाला बिल मंजूर होगा? और आपके नज़दीक ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाला मामला है क्या है? देखिए, हुकूमत ने बादिल नज़र में तो ये रखा है जी कि जो प्राइवेट मेंबर ने एक बिल पेश किया उस पर एतराज़ आया कि जी ये नहीं हो सकता, अब चलें तो बिल दोबारा अगर आ जाए तो बेसिकली क्या है, हुकूमत ये कह रही है कि वो पेंडेंसी बहुत है, तादाद मुल्क में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और जिसकी तादाद कम है, तो पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये किया जाए। अब ऊपर सरफेस पे तो ये आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वैसे जो हमें बहुत से जगह से पता चलता है वो ये कि हुकूमत शायद बैलेंस क्रिएट करवाना चाह रही है और ये करवाना चाह रहे हैं कि जी किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है कि मेजॉरिटी जो जज साहिबान की है वो एक ख़ास सोच के हामी हैं, एक ख़ास तरफ उनका झुकाव है, इसलिए उनकी जगह उनके साथ और जजेस ऐसे लाए जाएं जो स्लाइटली टिल्टेड हों टुवर्ड्स द अदर साइड, या एटलीस्ट उस साइड पर टिल्टेड ना हो जहां मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं। तो मेरे ख्याल में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये एक कोशिश की जा रही है। याद रखिए कि इसके लिए कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत उस तरह से नहीं है, ये तो एक एक्ट ऑफ लॉ या एक सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं या चले स्टैट्यूटरी लॉ है, तो ये तो सिंपल मेजॉरिटी से भी तब्दील हो सकता है। ठीक हो गया। इन द एंड मुल्की मसाइल के हवाले से हमें पता है कि मईशत की बड़ी कोई अजीबो गरीब सूरत हाल है और आवाम इस सारी चीज़ के अंदर सफ़र कर रही है। कब तक आपको लगता है हालात ऐसे ही रहेंगे? बेहतरी के चांसेस हैं हमारे इस सारे सिनेरियो के अंदर? देखिए, कोई क्विक सोल्यूशन तो है नहीं, अभी तो मेरे ख़्याल में बड़ा लंबा अरसा लगेगा। बहुत से मसाइल हैं, गो के इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो आपने दो एजेंसीज़ ने आपकी समत को दुरुस्त करार दिया है। महंगाई सिंगल डिजिट में आई है, लेकिन जब हम महंगाई कहते हैं कि ये अफरात ज़र कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुई, तो वो कीमतें नीचे नहीं आती, लेकिन कीमतों की बढ़ने का जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्ट कर रही है इदारा शुमारियात ने जो फिगर इस महीने का हमारे सामने रखा है। लेकिन ओवरऑल बहुत अभी इश्यूज़ हैं और बड़ी मेजर डिपेंडेंस है पाकिस्तान की IMF के ऊपर और दीगर दोस्त ममालिक के ऊपर। तो जब तक हम एक ओवरहॉलिंग की स्टेज से बाहर नहीं निकलते तो मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी कोई क्विक फिक्स हमारी इकॉनमी का मौजूद है। ठीक है, कोई क्विक फिक्स नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। थैंक यू वेरी मच। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीब फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपकी हेल्थ के हवाले से हम लाजमी बात करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कुछ ना कुछ, कभी डाइट को लेकर, कभी दीगर चीज़ों को लेकर। आज हमने इस टॉपिक पर बात करनी है कि बहुत सारे लोगों के लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें वो एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे होते हैं, तो हमारे काम करने के पैटर्न्स, हमारा बॉडी पोस्चर, हम जितनी देर बैठते हैं एक ही जगह पे, इवन हम अगर थोड़ी देर के लिए सोफे पे बैठते हैं तो हमारी कमर में दर्द शुरू हो जाती है, ज़्यादा देर तक बैठे रहें तो फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम आम रूटीन में इग्नोर कर देते हैं और फिर फॉर द लॉन्गर रन ये आपके पोस्चर्स को ख़राब करती है, आपकी बोन्स और दीगर चीज़ें, मसल पेन वगैरह शुरू हो जाती है। इस सब पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम, एक रिसर्च के मुताबिक जी, जिन लोगों के रोज़मर्रा मामलात में ज़्यादातर बैठना और सोना शामिल है, वो रफ्ता रफ्ता जो फिज़िकल एक्टिविटी से दूर होते चले जाते हैं और उन लोगों में जो कह लें कबल अज़ वक्त जो उनके बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैंने ठीक कहा है कि बहुत सारे लोग अगर एक सोफ़े पे बैठे हैं, काफ़ी देर बैठे हैं और वो सोफ़ा कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी बैक में पेन हो सकती है, या अगर घर पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी ये मसाइल हो सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह है। जब हम हमारे जो वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या तो हम लोगों की प्रोलॉन्ग सिटिंग के साथ साथ हम लोगों का कोई पैटर्न इस तरह का है कि बड़े हम इरेगुलर होकर बैठते हैं, या हमारी जो सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है,
तो 100% हम लोगों में लो बैक पेन के इश्यूज आते हैं। स्टार्ट में अगर हम देखें तो लो बैक पेन हमारे लिए ना सिर्फ एक पेन होती है यंग एज में, लेकिन हमें नहीं पता चाह रहा होता है ये लीड कर रही होती है एक बड़े इशू को। 40+, 45+ जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम शैटिका से सफ़र कर रहे हैं। शैटिका इज़ नॉट अ डायग्नोज, ये सिम्टम्स है, लेकिन शैटिका की वजह से बहुत से इश्यूज होते हैं जो शैटिका जिसमें सिम्टम के तौर पे हमें शो हो रहा होता है। और ये चीज़ें किस वजह से होती हैं? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और दूसरे नंबर पे इसमें अगर हम देखते चलें हमारी डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन का इंटेक नहीं करते, क्योंकि हमारे पास विटामिन डी का एक ही सोर्स है, वो है सनलाइट, उसके अलावा हम आर्टिफिशियली लेते हैं। वो तो हम धूप से बचते फिरते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल इसी तरह है। और धूप से बच के हम अपनी हड्डियों को कमज़ोर करके ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ जा रहे होते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली इस तरह होता है कि कभी अगर हम देखें एक लकड़ी के अंदर पोर्स हैं छोटे छोटे, इसी तरह हमारी हड्डी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि बोन को वीक कर देती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें फ्रैक्चर का रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है जिनकी बोन्स वीक होती हैं, क्योंकि उनकी बोन्स इजीली ब्रेकेबल होती हैं। जिस तरह आप देखेंगे एजेड पेशेंट है, वो गिरते हैं उनमें बड़ा इजीली ब्रेक हो जाती है। हेयर लाइन फ्रैक्चर तो बड़ा कॉमन है गिरने पे। वो किस वजह से? कि उनकी बोन्स वीक होती हैं, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती। लेकिन अब हम ओल्ड एज की बात नहीं करते, हमारे पास यंग एज में भी यही इश्यूज चल रहे हैं जो ओल्ड एज में आते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अब सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है हम वर्किंग आवर्स की तो बात करें, एक ये जो मोबाइल फ़ोन नाम की बला हमारे हाथ में है, हम हर वक्त इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम ऐसे नीचे देख रहे हैं, लेट के बैठ रहे हैं, तो लेटे हुए फ़ोन को देख रहे हैं, तब ये हमारी गर्दन पे और हमारे शोल्डर्स पे एक वो पड़ा है। ये पोस्चर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। इवन इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब हम जब बेड पे बैठ के टेक लगाए तो हमारी ये डबल चिन और ये सारे मसाइल भी शुरू हो गए। बिल्कुल इसी तरह अब जो लोग मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ है या गर्दन झुका के इस तरह मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अब होता क्या है कि हमारे जो मोरे हैं, हमारे जो वर्टिब्राज हैं, उनके दरमियान से हमारी नर्व पास हो रही हैं। जब हम एक ही पोजीशन बना के रखते हैं, नर्व पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हमारे, जिस तरह कुछ लोगों में आपने सुना होगा, वो कहते हैं हम सो के उठते हैं, हमारे बाजू सोई होती है, हम ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ कर लें हमारे हाथ सो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि उनमें नर्व कंप्रेशन आ रही होती है, रेडिकुलोपैथी होती है सर्वाइकल में। और वो कैसे ठीक होती है? उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप आईटी में आपका काम ज़्यादा है, कंप्यूटर यूज़ आपका है या मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है, तो आप अगर इस तरह बैठे हैं तो आप थोड़ी देर बाद अपनी नेक को इस तरह से मूव करें। एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो एक बड़ा मेजर पॉइंट है जो हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारे जो ये नेक मसल्स हैं ये सबसे ज़्यादा स्टिफ होते हैं। बिल्कुल ठीक। और इनकी स्टिफनेस इस कदर होती है कि हम गर्दन को इस तरह बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। अगर हम इस टाइम अपनी सिटिंग्स में देखें तो मेरे पास इस टाइम 60 to 70% जो नेक पेन की पेशेंट आती हैं वो स्ट्रेस की हिस्ट्री के साथ आती हैं। उनका स्ट्रेस है और कोई इतना मेजर स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन क्या है उन्होंने उस वजह से अपनी नेक को बिल्कुल ख़त्म किया होता है और वो फिर कॉलर्स पे चले जाते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कॉलर लगाएं आप, सर्वाइकल आप केयर करें। आपका पिलो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरह आजकल पिलोज आए हैं पॉलिस्टर के पिलो होते हैं बॉल्स के, जब हम उस पर सर रखते हैं हमारा सर उसके अंदर चला जाता है और वो भी नेक पेन कॉज करता है। अच्छा, मुझे तो लगता था वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं जो आपका पॉलिएस्टर वाले हैं, आपकी नेक अंदर चली गई है, आपका बॉडी या आपकी नेक की पोस्चर के मुताबिक वो एडजस्ट हो गया। देखें जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इस तरह आगे को हमने गर्दन झुकाई हुई है, इस तरह भी हमारी नर्व पे लोड आ रहा है। अगर हम ज़्यादा ओवर एक्सटेंशन करेंगे तो फिर भी हमारी नेक पे लोड आएगा। तो इसका बेस्ट वे ये है कि हम ऐसा पिलो यूज़ करें, वो किसी भी चीज़ का हो लेकिन वो ऐसा हो कि हमारी बॉडी हमारी नेक एक लेवल पे हो। अच्छा। ना गर्दन हमारी ज़्यादा अंदर हो ना ज़्यादा ऊपर हो। ये चीज़ हमें सबसे पहले मेक श्योर करनी चाहिए कि हम जो पिलो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारी नेक, जिन लोगों की ज़्यादा नेक नीचे रहती है ना, सुबह जब उठते होंगे उनके शोल्डर पे स्ट्रेन आता होगा। तो आपकी बॉडी लेवल और आपके नेक का लेवल सेम होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो। अच्छा, मैंने देखा था, मतलब आई यूज टू रिमेम्बर कि मेरी नानी तकिया नहीं लेती थी, उनको पिलो लेने से पसंद, कहती थी मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। और वो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप बेड पे स्ट्रेट लेटे हुए और पिलो का इस्तेमाल नहीं करें। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इससे
पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है तो उसको पिलो बहुत बारीक सा जिसमें बिल्कुल वो कंफर्टेबल रहे, उसकी नेक ज़्यादा नीचे ना जाए, उसको यूज़ करना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल मैट्रेस इस तरह के हैं जो कि लो बैक पेन या अपर के इश्यूज पेशेंट में करते हैं। वो क्योंकि हमें अगर किसी बंदे को कोई भी इशू स्टार्ट हो रहा है तो उसे चाहिए है कि वो ऑर्थो मैट्रेस यूज़ करे। ऑर्थो मैट्रेस वो क्या है? ऑर्थो मैट्रेस होते हैं हार्ड मैट्रेस। ओके। अगर हम डिफरेंट मैट्रेस देखें कंपनीज के, उनमें आते हैं ऑर्थो मैट्रेस। ओके। वो होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन जब हम उस पर लेटते हैं तो हम अपनी बैक को रिलैक्स फील करेंगे। ओके। और जो स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं उस पर क्या होता है, लेटने से हमारी कमर पे वही स्ट्रेन आता है और पेन ज़्यादातर हम निकलती स्प्रिंग है। मैट्रेसेस इस्तेमाल करते और हैं। जो लोग स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ करते हैं उनमें लो बैक पेन बड़ी कॉमन है देखने को। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो आप आम रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप अपनी बैक पेन या लोअर बैक पेन को ट्रिगर कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो लोग काम कर रहे हैं घर बैठे, अगर वो एक सिस्टम पे बैठे हैं या मोबाइल पे बैठे हैं, किसी चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, समटाइम्स मैंने देखा है जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं वो लेट के लैपटॉप पे लगे होते हैं या टेबल पे बैठे होते हैं, क्या करना चाहिए? कितने इंटरवल में आपको अगर खड़े होना है, बॉडी को रिलैक्स करना है ताकि स्टिफ ना हो या इस तरह के इश्यूज ना हो, तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे लगता है कि हमें काम करना है ना तो काम बैठ के करना चाहिए। ठीक है। लेटना हमें रेस्ट करने के लिए दिया गया है, हम सोएं रेस्ट करने के लिए, लेटें रेस्ट करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लेट के काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल लेट के, एक बाजू पे लेट के तो हम लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं और कुछ 5-6 घंटे हम इसी तरह काम करते रहते हैं। हमें सबसे पहले अपनी रूटीन को सेट करना होगा कि अगर हमारे वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो हर 2 से 3 घंटे बाद हम उठें, एक चक्कर लगाएं और फिर बैठ जाएं। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है इसमें कि अगर हम लोग ये चीज़ करते हैं फिर भी हमारे में वीकनेस है, इसका मतलब कि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है। अच्छा। हम लोग प्रॉपरली डाइट नहीं लेते। उसका क्या मतलब है कि हम लोगों की डाइट में कैल्शियम नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, विटामिन डी का कोई सोर्स हम लोग नहीं ले रहे। हमें लगता है हम धूप में जाएंगे, गर्मी है, ये है वो है, सर्दियों में तो हम धूप ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें लगता है कि हमारा कलर ख़राब होगा, लेकिन हम अपनी बोन्स को उसकी वजह से ख़राब कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, विटामिन डी की आपने बात की, कुछ लोग हर 15 दिन के बाद वो एक सप्लीमेंट ले लेते हैं, इज दैट इनफ? इनफ है। उसको 15 डेज में ही लेना चाहिए, और अगर आप कहें उसे हम 1 वीक या 10 डेज में लें तो वो मुझे लगता है हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बस आप 15 डेज बाद अगर वो एक सप्लीमेंट ले रहे हैं, इट्स इनफ। ओके ओके। और जो कैल्शियम के हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो हम रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कैल्शियम के लिए हमारे पास नेचुरल सोर्सेज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हमें चाहिए हम मिल्क का इंटेक करें, वेजिटेबल्स का, ग्रीन वेजिटेबल्स का, आयरन लें, हम पालक है हमारे पास आयरन का इतना अच्छा सोर्स, लेकिन हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जो ये सोर्सेज की बात करें, हम इनको इतना पकाते हैं, या पालक की बात करें, किसी भी चीज़ की, जिस सब्जी या ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करें, उसको इतना पका लेते हैं, मुझे लगता है उसमें अफादियत ही नहीं रहती। उसको पकाने से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें ऑयल इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा, हमें लगता है कि हमारे पाकिस्तानियों की साइकी है हमारी कि जब तक खाने के ऊपर हमें ऑयल नहीं नज़र आएगा हमें खाना अच्छा तरी नहीं आती है। वो उसको तरी का लफ्ज़ कहते हैं ना, बिल्कुल कि तरी नहीं आएगी, खाना बिल्कुल बदमज़ा है, इसमें तो हमने ऑयल डाला ही नहीं है। बिल्कुल। और डायबिटीज़ भी लीड कर रही है आगे जाके ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं हमारे पास, उनमें भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो मेडिकेशन का यूज़ है और उनका लाइफस्टाइल इस तरह का है, वो बिल्कुल लेटे रहते हैं रेस्ट, और उनमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये यंग एज की बात करें, आपने कहा कि आजकल आपके पास बहुत यंग एज में लोग आ रहे हैं, इवन बच्चों में भी मैंने देखा कैल्शियम की बहुत कमी होती है और उनके भी फ्रैक्चर्स अब बहुत ज़्यादा हो गए। हालांकि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए क्योंकि इसका मिल्क का इंटेक है, कैल्शियम का इंटेक है। ये क्या वजह है कि यंगर एज के अंदर बच्चों को फ्रैक्चर्स या हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? यंगर एज में मैं बात करूंगा कि अगर 15 to 20 के दरमियान के जो बच्चे हैं ना, उनमें अगर ये इश्यूज आ रहे हैं तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स में इस टाइम स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हुई भी है बच्चों में। ये जो वेप हैं, ये इस तरह की चीज़ें, इनके यूज़ की वजह से हम लोगों ने अपनी बोन्स को बहुत ज़्यादा वीक कर लिया। अच्छा, इसके यूज़ से बोन्स वीक होती हैं? ये जो हम वेप करते हैं? बिल्कुल। पॉड, वेप, स्मोकिंग, इससे हमारी बोन्स वीक होती हैं।
हम लोग ये चीज़ माने ना माने। और उन लोगों में बोन्स वीक ना भी हों, अदर कॉम्प्लिकेशंस इतनी आती हैं जिसकी वजह से मेडिकेशन लीड कर रही होती है बोन वीकनेस को। तो इस चीज़ को हमें सबसे पहले अपनी हर चीज़ का जो एंड है वो हमारे लाइफस्टाइल पे है कि हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, हम अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत सारे लोगों को अगर को बैक का इशू है या उनके शोल्डर स्टिफ हैं, बैक स्टिफ है, तो क्या ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, चूँकि आप फिजियो भी समझते हैं कि वो तो बहुत लेटर एज में आपको जाके कराना पड़ता है, घर पर आप कौन सी ऐसी रोज़ रूटीन में एक्सरसाइजेज को इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो स्टिफनेस है वो थोड़ी कम हो जाए? इसमें सबसे पहले अगर नेक का इशू है तो पेशेंट को हम कहेंगे कि नेक में अपनी नेक की ये मूवमेंट करे और उसने इस पोजीशन तक जाना है कि उसको यहाँ पे स्ट्रेच फील हो, ठीक है, इस तरह से, और पीछे भी इसी तरह जाना है। ओके, साइड बेंडिंग भी, लेटरल भी, मीडियल भी, दोनों साइडों पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसने क्या करना है, अपनी गर्दन को नीचे ले जाके अगर उसे स्ट्रेच फील नहीं होता तो दोनों हाथों से स्ट्रेच दे इस तरह से। ओके। और उसके अलावा शोल्डर श्रगिंग, ये एक मूवमेंट करे। इससे क्या है, अगर उसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा स्टिफनेस नहीं आएगी, पेन नहीं आएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर उससे लो बैक का इशू है, बैक पेन होती है, तो इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो मैकेंजी एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर वो सर्च करेगा ना इंटरनेट पे तो उसे मिल जाएंगी मैकेंजी एक्सरसाइजेज करें, ठीक तो होगा। मैकेंजी एक्सरसाइज जिसमें कैट टू कैमल, कोबरा, चाइल्ड पोज, ब्रिजिंग, ये एक्सरसाइजेज आती हैं। अगर ये घर पे वो करते हैं तो उनकी बैक रिलैक्स रहेगी और लो बैक पेन वगैरह के उनमें इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे जी। आप अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, आपके बॉडी पॉस्चर्स थोड़े अजीब हैं क्योंकि आप फ़ोन का इस्तेमाल करें हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करें, तो चंद चीज़ा चीज़ें हैं जो अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो शायद आपकी जो स्टिफनेस है या बॉडी पॉस्चर्स बेहतर रहेंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। कराची के हवाले से बात करेंगे। कराची की सड़कों की बदहाली का तो हम आपको रोज़ ही बता रहे हैं तकरीबन, लेकिन शहर का जो तारीखी इलाका है गुरु मंदिर, जिसके हवाले से जी 25 अगस्त को मेयर कराची ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी और कहा था कि अरसा दराज से जो मुंतज़र सड़क है उसको तामीर कर दिया गया है। जिस सड़क की मैं बात कर रही हूँ वो सड़क सिर्फ एक बारिश की मार थी, वहाँ पे एक बारिश हुई और वो सड़क जो कह लें जिस बदहाली का शिकार हुई है, उसी पर हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फ़रोज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इनसे डिटेल्स जान लेते हैं। मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं जिस पर मेयर कराची ने 25 अगस्त को एक ट्वीट भी किया था और पोस्ट शेयर की थी, ये कौन सी सड़क की बात हो रही है? और हमने सुना है कि एक ही बारिश में उस सड़क के हालात बिगड़ गए। जी अरमला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह कराची की आवाज़ बन रही हैं और रोज़ाना कराची पर कोई ना कोई सेगमेंट है आपका। और आज हम उस कराची के तारीख़ी इलाके में मौजूद हैं जिसका नाम है गुरु मंदिर। गुरु मंदिर जो है वो एक कदीम और तारीख़ी इलाकों में शुमार होता है, लेकिन अब ये इंतहाई मॉडर्न हो चुका है, यहाँ फ्लैट्स बन गए हैं, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है ये इलाका। जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये अहमद जिन्ना रोड से मुत्तसिल रोड है, गुरु मंदिर का रोड है। अगर सामने से बात करूँ तो नाज़माबाद से गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, उल्टे हाथ से अगर हम राइट हैंड से जो गाड़ी आ रही है वो न्यू टाउन से गाड़ियाँ इस तरफ आती हैं और ये टावर सदर की तरफ अहमद जिन्ना रोड की तरफ जा रहा है ये रास्ता। इस बारे में मेयर कराची ने बड़े फातिहाना अंदाज में ट्वीट किया था 25 अगस्त को कि ये बहुत अरसे से मुंतज़िर ये सड़क है जहाँ से लोग बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, वो जो है अब उसको मरम्मत कर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और दूसरे दिन अपने रहमत बरसा और 27 अगस्त को जो है ये रोड उधर चुका था, जहाँ पे दोबारा उसी हालत में आ गया था जहाँ पर वो था। कल इसी हवाले से हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं कामरान ने सूबाई वज़ीर सईद गनी से भी सवाल पूछा कि शहर कराची की वो सड़कें जो अभी तामीर हुई हैं जो और वो एक बारिश का मार भी नहीं सह सकी, तो क्या आप उन कंट्रैक्टर्स और अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये रोड बनवाए हैं या जिन्होंने ठेके दिए हैं? तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी तो करवाई कि हम उनकी फहरिस्त बना रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर नई सड़कें तामीर हुई थी और वो कितनी टूट फूट का शिकार है और वहाँ पर क्या वजह थी। क्योंकि उनका कहना यह था कि जब सीवरेज का पानी रोडों पर आता है तो उसकी वजह से जो है सड़कें ज़्यादा नुकसान होता है और पानी खड़ा होने की वजह से गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं तो सड़कें जो हैं वो उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। अब मामला तो यही है अरमला कि पानी गटर क्यों उबलते हैं, गटरों से पानी रोड पर क्यों आता है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि यहाँ पर जो है
फुकदान है, राब्तों का फुकदान है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से जब अगर सीवरेज वाले वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाला काम नहीं करेगा तो उसका पानी रोडों पे, इससे पहले हम बार बार मुंतबा करते रहे, महकमा मौसमियात भी बताता रहा कि बारिश होने वाली है, मगर सिर्फ गुफ्तन निशस्तन बर्खास्तन ये हो रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन अमली इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। अब उन्होंने ये कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिशों का सीज़न गुजर जाए, फिर उसके बाद रोडों की अस्तरकारी का काम शुरू किया जाएगा। मतलब ये अगले साल पे बात पड़ गई है मुजम्मिल, मुझे लग रहा है, क्योंकि जहाँ ये पहले इतने अरसे से सड़क ज़ेर तामीर थी, और सिर्फ ज़ेर तामीर भी ऐसे थी कि उखाड़ के किसी ने छोड़ दी थी और दोबारा से किसी को ख्याल आया कि हम ये बनाएंगे, लेकिन हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरऑल इतना ख़राब है कि ये सड़क सिर्फ एक बारिश भी नहीं सह सकी। और ये तो फिर मुजम्मिल पूरे कराची का यही हाल है कि एक सड़क अगर बनेगी तो एक बारिश या सीवरेज का पानी जब आएगा तो वो सड़क तो फिर वैसी हो जाएगी। तो फिर ये इतने बजट्स और फंड्स लगाने का पर्पस क्या है जब कोऑर्डिनेशन नहीं है? तो हाँ अर्मिला, मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि देखें, अगर इस तरह मैंने आज पूरी फहरिस्त बनाई है कि कौन कौन से इलाकों की जो है सड़कें जो हैं वो नहीं बनी थी। अगर सबसे पहले बात करूं, मैं इसी रोड पे आगे जाके सदर सी प्लाजा एक मशहूर जगह है, उसके पास एक रोड बनाया गया था, सड़क तामीर की गई थी मुहर्रम से पहले, और वो जो है वो भी बह गई है। इसी तरह गुलिस्तान जौहर की मेन रोड पर नया पुल बनाया गया और उसके नीचे जो रोड जा रहा है वो सड़क भी अभी तामीर की गई थी, वो भी बह गई है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 रब मेडिकल सेंटर वाली एक गली है, उसके अंदर जो रास्ता जा रहा है, जो अंदरूनी इलाके रास्ता जा रहा है, वो सड़क भी बनाई गई थी, मरम्मत की गई थी, लेकिन वो भी बह गई है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कुरंगी सनती एरिया की, तो कुरंगी सनती एरिया में एक मशहूर नामवर बिजनेसमैन है, उनके नाम से एक रोड बना हुआ है और वो भी बह गया है। इसी तरह साइड एरिया की बात करूँ तो साइड एरिया में जो नया रोड बनाया गया था मंगोपीर का, वो भी बह गया है। अगर इसी तरह अगर हम दाऊद चुरंगी से आते हैं उस तरफ और सनती एरिया को वो रोड आता है, वो रोड भी अभी बनाया गया था और वहाँ पे भी हम गए थे तो वहाँ पे भी गड़े पड़े हुए हैं। अगर इसी तरह मैं आगे चला जाऊँ, स्टील टाउन से हम रोड से आते हैं और हम लांडी सनती एरिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पर एक पुल बनाया था, उस पुल पे बाकायदा में दिखाएँ कि उस पुल के सरिये नज़र आ रहे हैं जिससे बाइक वालों के टायर फट रहे हैं, इवन जो बड़ी गाड़ियाँ उनके टायरों में भी वो सरिये घुस रहे हैं, तो जिस वजह से शदीद मुश्किल का सामना आ रहा है। ये मैंने आपको मेन सीधा रोड बताया। अगर मैं अंदरूनी इलाके की बात करूँ, लियारी ओल्ड सिटी एरिया, वहाँ पे भी काफ़ी काम हुए हैं। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें टाउन जो जितने भी टाउन है, हम कराची की ओवरऑल बात करते हैं तो कराची के 25 टाउन है। 25 टाउन में से पीपल्स पार्टी के पास 13 टाउन है, जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है और तहरीक इंसाफ के पास 3 टाउन है। तो मेजॉरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है 13 टाउन की। उसके बावजूद मेयर कराची ये कहते नज़र आते हैं कि जो जमात इस्लामी के जो इलाके हैं या जो तहरीक इंसाफ के जो इलाके हैं वहाँ पे काम नहीं हो रहा। मतलब तो अपने इलाकों में जो कोई काम कर ले। मेरा यही सवाल है कि जो 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास हैं, पहले उनको ठीक कर ले। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के 13 टाउन की बजाय अपने 9 टाउन को ठीक कर ले और तहरीक इंसाफ अपने 3 टाउन ठीक कर ले, तो ये शायद मसला ही ना हो। अच्छा मुजम्मिल, ये जो भी आप जिन सड़कों की बात बता रहे हैं ये तो वो उधड़ गई ना, मतलब जिनको एक एक बारिश ने उड़ा दिया, लेकिन कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनको बनाया ही नहीं गया, जो अभी तक मुंतजर ही हैं। मैं शायद एक बनारस की कोई सड़क के हवाले से थोड़ा सा फेमिलियर हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बताइएगा क्या वो बनी है या उस पर तो काम हुआ ही नहीं है? ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं कराची में जिन पर काम ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ देखें अर्मिला, पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो टाउन्स हैं, टाउन अपनी हदूद में जो है सिर्फ पार्क, स्ट्रीट लाइट और अंदरूनी जो सड़कें होती हैं उन पर काम करवा सकता है, बाकी केएमसी का जो है वो काम करवाता है। अगर मैं गुलशन टाउन की बात करूँ, गुलशन टाउन में जो है गुलशन इकबाल टाउन जो पूरा टाउन कहते हैं, उसकी 6 बड़ी सड़कें जो हैं वो केएमसी के पास हैं, बाकी अंदरूनी इलाके की सड़कें जो वो टीएमसी करवाएगी और वहाँ से टीएमसी जो है वो जमात इस्लामी के पास है। अब अगर वो रोड मेन रोड का काम करवाना है 6 बड़ी सड़कों का तो मेयर कराची करवाएंगे, अगर अंदरूनी इलाके का काम करवाना है तो वो टीएमसी करवाएगा जो वहाँ का चेयरमैन है। जिस तरह आपने बात की कि माड़ी टाउन की जो साइड एरिया में आता है वो पीपल्स पार्टी का टाउन है, वहाँ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वो रोड भी बनवाया गया था, उसका बाकायदा पीटीआई के दौर में भी उसका इफ्तिताह बड़े ज़ोरों शोर से हुआ और किसी और की तस्वीर उठा के लगा दी गई। तहरीक इंसाफ अली जैदी ने बाकायदा दिखाया कि भाई कि हमने इसका जो है इनॉग्रेशन कर दिया है, मगर वो रोड नहीं बना था। अब वो रोड जो है चल रहा है, मगर रोड पर बना हुआ है। रोड बनने के बाद बारिशों से पहले ही वहाँ पर, क्योंकि देखिए इतनी खस्ता हाली, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जो मेन रोड है
शहर कराची के, वहाँ पर तो अच्छा काम हुआ है और आपके वहाँ पे शारा फैसल पे जैसे कहीं पर भी हमें कुछ नज़र नहीं आता, बिल्कुल स्मूथ रोड है। इस तरह अगर हम बात करते हैं दूसरे रोडों की तो जो अंदरूनी इलाके के जैसे आपने बताया बनारस टाउन का रोड है वो बहुत ज़्यादा खस्ताली का रोड है, वो साइड टाउन कहलाता है, साइड एरिया है, सनती एरिया को रोड जाता है, वहाँ से बड़े बड़े ट्राले गुजरते हैं, मगर वहाँ से गुजरना महाल है। एक अगर मिनटों का सफर जो है वो इन घड़ों की वजह से, यानी अगर काम कर लिया जाए, उस पर तवज्जो दे दी जाए, मेंटेनेंस कर ली जाए तो ये शायद एक बारिश नहीं कई बारिशें सह जाए। लेकिन बात वही है कि इदारों की कोऑर्डिनेशन नहीं है यहाँ पर। वैसे तो हम सबका ही आलमी है और सियासतदानों का तो ये बहुत बड़ा आलमी है कि अपने से ज़्यादा दूसरे के काम में इंटरेस्ट है कि कौन क्या कर रहा है, पहले अपना काम तो ठीक कर लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी आर्ट के शोबे की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे टैलेंट मौजूद है और ऐसे ऐसे टैलेंट की जो यादें हैं, जो उनका काम है, वो हमारे दरमियान में मौजूद है जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। आज हम लेजेंडरी एक्टर आबिद अली साहब को याद करेंगे जिनको मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनका काम, उनकी इस इंडस्ट्री के लिए जो खदमात है उनको किसी भी तौर पे फरामोश नहीं करवाया जा सकता। बहुत बड़ा नाम है आबिद अली साहब का, जो आज तक जिनके काम को हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके हवाले से बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे साथ आज शख्सियत मौजूद है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मेरा कोई उस्ताद यहाँ पर आता है और मुझे मौका मिलता है कि मैं उनसे इंटरव्यू करूँ, उनसे बात करूँ। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हफीज़ ताहिर साहब, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, शायर हैं, और जो हमारे बचपन की यादें हैं ना, ऐनक वाला जिन, जिसको आज तक हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और मैं हमेशा अपने नेफ्यूज़ और नीसी से कहती हूँ कि हमारे दौर का जो ये ड्रामा या जो एक्ट होता था इतना ज़बरदस्त है, तुम लोग क्या कार्टून देखते हो। सो ये भी इन्हीं का शाहकार है और हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आपके नाजरीन को भी गुड मॉर्निंग कहता हूँ। नाइस टू बी विद यू आफ्टर सो मैनी ईयर्स। मुझे आपने याद दिलाया कि आप मेरे स्टूडेंट रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब कोई स्टूडेंट या तालिब इल्म जो तरक्की करता है तो उस्ताद ये समझता है कि वो खुद तरक्की कर रहा है। वो अपनी अचीवमेंट होती है उसकी कि मुझे मौका मिला, मैंने इस अच्छी मिट्टी से एक अच्छा बर्तन बनाया। क्या बात है सर, इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आबिद अली साहब के हवाले से बात कर रहे थे और जाहिर है ये वो नाम है, हमारी इंडस्ट्री के चंद बड़े नामों में से एक है, जिनका काम, जिनका टैलेंट आज तक, जिन्हें हम 5 साल के बाद भी याद कर रहे हैं और आइंदा आने वाले कई सालों में याद रखेंगे। अच्छा, ऐसा है कि आबिद अली साहब से हमारी काफ़ी मुलाकातें रहीं और कोई कुछ प्रोग्राम भी किए उनके साथ। तो आबिद अली साहब ना, जो उनका कैरियर है वो बड़ा तवील कैरियर है। वो कोयटा में पैदा हुए थे, आपको शायद इल्म भी होगा। बिल्कुल। और वो उनको शुरू ही से आर्ट्स का कुछ शौक़ था, तो वो कुछ पेंटिंग वगैरह भी बनाते थे और कुछ लिखते भी थे कहानियाँ। तो फिर यही शौक़ एक और रंग और एक और रूप में उनके सामने आया कि उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मैं एक अच्छा सदाकार बन सकता हूँ। तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कोयटा में अपनी किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया। बिल्कुल। वहाँ पे उन्होंने रेडियो के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, यकीनन ड्रामे भी किए होंगे, कुछ रेसिटेशंस की होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सदाकार रेडियो पे करते हैं। तो रेडियो के बारे में मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि जिस तरह हम कैमरे के ज़रिए दिखाते हैं तो रेडियो पे हम आवाज़ के ज़रिए दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक अच्छी सदाकारी करते हैं तो देखने सुनने वालों के जहनों में एक पूरा मंजर यूँ चलना शुरू हो जाता है जैसे कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ देख रहा हो। बिल्कुल। और यही एक आर्टिस्ट की कामयाबी होती है कि वो इसमें कामयाब हो जाए, कि वो आपको वो मंजर दिखा सके जो वो नरेट कर रहा। यही उसकी कामयाबी है, यही एक नॉवलिस्ट की कामयाबी है, यही एक शायर की कामयाबी है कि वो जो विजुअल, देखें लफ्ज़ जो होता है ना, वो विजुअल क्रिएट करता है। मैं आपको कहता हूँ कि फूल तो आपके जहन में बेशुमार फूल आ जाते हैं, मैं आपको कहता हूँ रंग तो आपके जहन में हज़ारों रंग आ जाते हैं। इसी तरह रेडियो पे जो लोग काम करते हैं तो वो रंग को इस तरह अदा करेंगे, फूल को इस तरह अदा करेंगे, कोई और भी लफ्ज़, तो उस तरह वो फिर आप तक अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई पहुँचा रहे होते हैं।
तो अबद अली साहब ने, उनके पास ये जो फ़न था ना, ये इंतहाई पुख्तगी की हद तक पहुंचा हुआ था। वो लफ्ज़ के साथ यूं प्ले करते थे कि लफ्ज़ उनका होके रह जाता था। इसी लफ्ज़ जो होता है वो तो लिखा होता है, वो लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ आवाज़ है, और उसकी जो लिखने की शक्ल है वो असल में ड्राइंग है। हमने खुद एक लफ्ज़ को ड्रॉ किया, कहा कि ये बे है, बिल्कुल ये पे है, ठीक है। और जब उसको आबिद अली जैसे आर्टिस्ट ने पढ़ा तो उसने हम तक उसकी एक पूरी शक्ल सूरत पहुंचा दी। तो यही एक खूबसूरती थी, और बेशुमार खूबसूरतियों के साथ साथ कि वो लफ्ज़ के साथ खेलना जानते थे। और फिर जब उसके बाद उन्होंने और ट्रैवल करना चाहा तो फिर क्या किया जाए, उसने सोचा क्या किया जाए, फिर उन्होंने टेलीविज़न ज्वाइन किया। हम सब के उस्ताद जावर अय्याज साहब एक सीरियल करते थे झोंक ख्याल, तो झोंक ख्याल में उन्होंने एक रोल किया, और उससे उनके इस सारे तवील सफ़र का आगाज़ हुआ। बिल्कुल। फिर वो झोंक ख्याल के बाद जिस रोल ने उनको शोहरत की बुलंदी तक पहुंचाया वो था नुसरत ठाकुर साहब की ज़ेर हिदायत बनने वाला ड्रामा वारिस। वारिस में उनका रोल था दिलावर ख़ान का। दिलावर ख़ान का जो रोल था वो मेरा ख्याल ये है कि वो बना ही आबिद अली के लिए था। ज़बरदस्त। आबिद अली ने उस रोल के अंदर जान डाल दी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो एक्टर होता है, एक्टर एसेट होता है। एब्सोल्युटली। अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो एक्टर जो है वो मेरा एसेट है, वो मेरा टूल है, जिसके ज़रिए मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाता हूँ। वो मेरा मीडिया है, मीडियम है मेरा। मैं एक चीज़ कोड करता हूँ, CODE कोड। आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट रही, कोडिंग अनकोडिंग आप समझती हैं, या फिर वो जो मीडियम की ट्रैवलिंग होती है। तो एक्टर एक मीडियम है। अगर मैं एक चीज़ कोड करता हूँ और एक्टर उसको सही तरीके से आगे नहीं पहुँचाता तो सुनने और देखने वाला उसको प्रॉपर्ली डी कोड नहीं कर सकता। यू आर सो राइट। और अगर मैसेज डी कोड नहीं होगा तो मैसेज तो ज़ाया हो गया ना। बिल्कुल ऐसे। तो आबिद अली के पास ये सलाहियत, जिस तरह उर्दू में मुहावरा है ना कि लफ्ज़ है कि बदरजाए उत्तम मौजूद थी, कि लफ्ज़ को और उस चीज़ मैसेज को कैसे कोड करना है और आगे कैसे पहुंचाना। तो उनके पास ये टैलेंट। तो दिलावर ख़ान के रोल में उन्होंने कमाल कर दिया। फिर उनको फिल्में मिलनी शुरू हो गई। अब देखें ना, उस ज़माने में लाहौर जो था ना फिल्मों का गढ़ हुआ करता था। अब तो यहाँ फिल्में कोई नहीं बनती। स्टूडियो में जाएं, या एवेन्यू स्टूडियो जाएं, बारी स्टूडियो जाएं, शाहनूर स्टूडियो जाएं, तो हॉल आता है कि ये यहाँ गोदाम बन गया है, यहाँ पे टेलीविज़न ड्रामों की शूट हो रही है, यहाँ पे जियो के किसी शो का सेट लगा हुआ है। अरे भाई फिल्म कहाँ गई? फिल्म जन्नत ज़ियाद ने बर्बाद की थी ना, आपको पता होगा। जन्नत ज़ियाद के दौर में उन्होंने कहा था फिल्म एक गैर इस्लामी काम है, और रोमांटिक फिल्में तो बननी नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर मौला जट बनना शुरू हो गई, फिर चंद वरियाम बनना शुरू हो गई, फिर बाला गुजर बनना शुरू। ये वो दौर है, बिल्कुल। तो फिल्म का डिमाइज हो गया। लेकिन जिन दिनों आबिद अली फिल्म में गए उन दिनों फिल्म में एक बड़ा अरूज था फिल्म का भी। तो उन्होंने बहुत वेरिएबल रोल्स किए उसके अंदर। एक अंदाजे के मुताबिक 200 के करीब फिल्मों में काम किया, 200-150, मतलब एक रेंज में कहीं, एग्जैक्ट नहीं पता। और साथ साथ उन्होंने अपना उसका सफ़र भी जारी रखा, टेलीविज़न का सफ़र भी जारी रखा। और फिर यूँ हुआ कि उनके दिल में आई कि मैं इतने डायरेक्टरों के साथ काम करता हूँ तो मुझे तो आ गई है समझ, तो मैं डायरेक्शन में क्यों ना चला जाऊँ। इसी तो उन्होंने फिर एक ड्रामा सीरियल प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, दश्त। दश्त मेरा ख्याल सही नाम ले रहा हूँ, दश्त। तो दश्त जो थी वो सुपर हिट हुई और वो बहुत लोगों ने पसंद की। फिर उन्होंने PTV के लिए ही शायद एक और सीरियल की थी, शायद खुला आसमान या इस तरह को क्या नाम एग्जैक्टली मुझे। ये तो आपने PTV के दौर की बात करें जो कि आप मौजूद भी हैं और आप
का एक इतना अहम शाहकार जिसको हम ऐनक वाला जिन कहते हैं, वो भी पीटीवी के लिए, और हमने देखा है अपने बचपन में सारा कंटेंट। सर आजकल का जो ड्रामाज हैं बच्चों के लिए इनफैक्ट, या वैसे भी हम उसको एक एज लिमिटेड नहीं कर सकते, अब वो हर एज के लोगों ने देखा और पसंद किया है। आजकल जो कंटेंट है या जो ड्रामाज बन रहे हैं, कुछ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है इसको लेकर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी इस हवाले से बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो हम एजुकेशन भी दे रहे हैं फिल्म, ड्रामा या टेलीविज़न की, क्या ये इनफ है, और क्या जो हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ड्रामाज या कंटेंट हम देख रहे हैं क्या वो उस मयार का है? मैं कहूँगा कि नहीं। दुनिया ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। इसको यहाँ से शुरू करते हैं इस बात को कि अच्छे कैमराज आ गए हैं, जैसे अब लो लाइट कैमराज और बड़े रेड और एरी ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के कैमराज मार्केट किए हैं, और जिनसे एक बहुत हाई क्वालिटी वीडियो बनती है। फिर लाइटिंग और फिर वीडियो इफेक्ट्स, मशीन्स और एनिमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स, हाई बजट सेट्स, क्रोमा और मैटिंग, पता नहीं क्या क्या, हर चीज़ बहुत। और यहाँ पे हमने टेक्नीशियन बड़ा बड़ा बेहतरीन डेवलप किया है, अच्छे कैमरामैन, अच्छे लाइटिंग डायरेक्टर, सब कुछ। लेकिन कंटेंट की तरह जिस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी गई वो है कंटेंट डेवलपमेंट, जो कि किसी भी चीज़ की जान होता है। बिल्कुल ठीक। यूरोप में या अमेरिका में या इवन बॉलीवुड में, बॉलीवुड तो खैर यूरोप को चोरी कर लेता है और अमेरिका को चोरी कर लेता है और फिल्में बनाता है, लेकिन वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर रिटन मटेरियल को ड्रामेटाइज करते हैं। मशहूर नॉवेल्स जो किसी ज़माने में लिखे गए या लिखे जा रहे हैं, उनको उठाते हैं, उनको स्क्रीन प्ले लिखते हैं और उनको शूट करते हैं। जैसे बहुत मशहूर फिल्में लाइक गॉन विद द विंड एक बहुत बड़ी मिसाल है जो उस पर बनाई गई नावल पे। इस तरह के बेशुमार, को एक मिसाल हो तो मैं आपको बताऊं, तो उससे उस कंटेंट को डेवलप करके इफेक्टिव वीडियो मीडियम में ला के तो एक अच्छी फिल्म, कामयाब फिल्म जो है वो बनाते हैं लोग। यहाँ पे हुआ ये है कि राइटर नहीं डेवलप किया गया, कंटेंट राइटर को डेवलप नहीं किया गया। कितने बच्चे हैं जो कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं? आप तो मेरी स्टूडेंट रही हैं। मैं सबसे पहला सवाल ये करता हूँ बच्चों से कि किसी ने पिछले साल कोई नावल पढ़ा? तो जवाब आता नहीं पढ़ा। कोई अफसाना पढ़ा? तो फिर जवाब आता है कि नहीं पढ़ा। फिर मैं कहता हूँ कोई शेर सुनाओ, वो कहते हैं कि खुद ही कोई कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे ये बता तेरी रज़ा क्या है। मैं पूछता हूँ कि भाई इसका मतलब नहीं जाता, तो उनको उसका मतलब नहीं आता होता। दैट इज़ वेयर द पॉइंट लाइज। हमने स्टूडेंट्स को किताब से कर दिया दूर। बिल्कुल ऐसे। प्राइवेट स्कूल्स ने इंग्लिश मीडियम में जाके स्टूडेंट्स को उर्दू से दूर कर दिया। ठीक है, माँ बाप ने उर्दू सिखाने के शौक़ में और अंग्रेज़ी सिखाने के शौक़ में पंजाबी से दूर कर दिया। वी आर नोवेयर। एग्जैक्टली, कंटेंट कंफ्यूज्ड जनरेशन है सर। यू आर सो राइट, यू आर सो राइट। कंटेंट राइटर कहाँ से आए? अभी मैं देखता रहता हूँ जो काम चल रहा होता है, तो मैं अक्सर चीज़ देखता हूँ, परेशान होता हूँ कि यार ये क्या है। अभी मैं एक सीरियल देख रहा हूँ, जेंटलमैन, देखी होगी आपने भी। ठीक है, लोगों को अच्छी लग रही, बट एज ए प्रोफेशनल मैं ये देखता हूँ कि ये कहानी क्या है। सारी की सारी कहानी इंडियन फिल्मों से उठाई हुई है। मुझे बताएं, एक करप्ट ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, 3 करप्ट पॉलिटिशियन है, ठीक हो गया, 2 कराची के गुंडे हैं, यू आर सो राइट, एक ईमानदार जर्नलिस्ट है। ठीक है, वो जो लड़की यमुना जिसका करेक्टर कर रही, आई हैव टू प्रेज यमुना फॉर दैट रोल। फिर हम एक हुमायूं का एक रोल है जो बदमाश है मगर नेक है। ये सारे के सारे रोल जो हैं मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ फिल्मों में, मुख्तलिफ ड्रामों में हो चुके हैं। खलील साहब ने क्या किया फिर? हाँ, उन्होंने मुकालमा अच्छा लिखा, आई एडमायर। बाद सीन्स में उनके मुकालमों ने चौंकाया भी, लेकिन कहानी की तरह भाई, कहानी तो हम पुरानी देख रहे हैं। डायरेक्शन गुड, कैमरा वर्क नाइस, पूरा एक सेट डेवलप किया गया गुड,
लुक्स लाइक अ रियल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। मगर बात तो वही है कि कंटेंट कहानी की कहाँ है, कंटेंट कहाँ है, यही तो बात है। यही कुछ हर ड्रामे में हो रहा है। यू आर सो राइट। अच्छा, अभी हम इस ड्रामास की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने, वही बात है कि हमने चीज़ों को ग्रास रूट लेवल से सर डेवलप नहीं किया। एग्जैक्टली। और अगर वो चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि चले हम इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री को तो छोड़ देना कि वो उनका तो वैसे ही बुरा हाल है, वो ड्रामास के मामले में तो हमसे भी गए गुजरे, वो गए गुजरे हैं। हाँ, मूवीज़ तो शायद फिर उनकी कुछ बेहतर है, लेकिन सर हम यहाँ पे अगर चीज़ों को डेवलप नहीं करें तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि आइंदा आने वाले सालों में जोक सयाल दश्त हवाएं, इस तरह के ड्रामा, इस तरह का कंटेंट कैसा मिलेगा? ये बिल्कुल आपने तो अपने सवाल में इसका जवाब दे दिया। ये ग्रास रूट लेवल। देखें, हम जब छोटे थे तो क्या करते थे, हमारे घर में या हमारे जो बाकी लोग थे, मैं तो खैर बहुत एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ और मेरे पेरेंट्स तो कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मुझे कोई मैगज़ीन लगवा देते या ऐसा कुछ। मैं एक कच्चे घर में पैदा हुआ था और बिल्कुल जिसमें एक ईंट भी पक्की नहीं थी और वी वर वेरी पुअर। तो फिर अल्लाह ने अब्बा जी की मेहनत और कुछ मेरी मेहनत और उसकी मेहरबानी, और फिर आज मैं आपके सामने बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ और आप जैसे ज़हीन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उस वक्त क्या था, जिस चीज़ ने हमारी मदद की वो हमारे मोहल्ले में आना लाइब्रेरियाँ होती थी। आना पहले रुपए में 16 आने होते थे। 16 आने होते थे। हम घर से अम्मा से आना लेते थे और एक दिन के लिए एक किताब लेके आते थे। ठीक है। और वो किताब हम पढ़ते थे। फिर जो ज़रा थोड़े से वेल टू डू घराने थे, उन्होंने अपने घर में बच्चों के लिए रिसाले लगवाए हुए थे और वो बच्चे रिसाले पढ़ते थे और उन रिसालों के लिए अच्छे अच्छे राइटर लिखते थे। मुझे भी याद है, एक रिसाला खिलौना होता था और एक रिसाला बच्चों की दुनिया होता था। इस तरह के काफ़ी, मेरे टाइम पे तालीम और तरबियत होता था। तालीम और तरबियत अब भी शायद निकलता है। हाँ जी, अब भी आता है। और एक फूल बड़ा अच्छा शैब साहब निकालते हैं, अल्लाह उनको और हिम्मत दे। तो वो आते थे हम तक और एक तरबियत हो जाती थी, कहानी के साथ हम लोग जुड़ जाते थे। फिर हमारी दादी अम्मा हमें कहानी सुनाया करती थी, हमारी अम्मा हमें कहानी सुनाया करती थी। तो हम बचपन ही से स्टोरी टेलिंग की तरफ माइल हो जाते थे। You're right. और वो फिर लिखने की आदत भी, क्योंकि उस वक्त ख़त लिखा जाता था, फोन नहीं होते थे ना, डायरी लिखी जाती थी। तो ख़त लिखना भी एक फ़न है, एक आर्ट है। आपको अपनी बात बतानी है चंद लफ्ज़ों में। जैसे असदुल्ला खान गालिब ने ख़त लिखने में एक अजीब फ़नकारी पैदा कर दी और उसको एक क्लासिक शक्ल दे दी। ये ख़त ही हैं जिनके ज़रिए तारीख़ हम तक पहुँची। अल्लामा इकबाल ने ख़त लिखे, कायद आज़म ने ख़त लिखे, अब्राहम लिंकन के खतूत, इस तरह की चीज़ें होती थी तो हमें लिखना आ जाता था। मसलन अब मेरे फादर कुवैत में थे तो वो ख़त लिखा करते थे हमारी मामा को, और हमारी अम्मी जो कहती थी कि अच्छा अभी जवाब लिखो तो फिर मैं जवाब लिखता था। तो ख़त से ही हमने तरबियत ली लिखने की। फिर मैं आ गया फिल्म जर्नलिज्म में ना, किसी सूरत, वो एक लंबी कहानी, फिर कभी आप बुलाएंगी तो बताएंगे कि वो उस सूरत कैसे बनी। मुमताज़ एक रसाला निकलता था। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि लिखना कैसे आए। तो वहाँ मैंने नौकरी कर ली, ठीक है, पार्ट टाइम, जैसे हम आजकल की ज़ुबान में मून लाइटिंग कहते हैं जी। तो वो वहाँ मैं हर हफ्ते फुल स्केप पेजेस के कई सफ़े लिखता था। बिल्कुल ठीक है। तो यूँ मैंने लिखना सीखा। तो जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को पढ़ने और लिखने की तरफ माइल नहीं करेंगे तो कोई अच्छा ड्रामा निगार भी पैदा नहीं होगा। अच्छा, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन आप चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारी ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ हमें जल्दी से सुना दें। कोई शेर, कोई चीज़ ऐसी जो आप सुनाना चाहें हमारे देखने वालों को। अच्छा, कोई शेर? हाँ, कोई भी, कोई नज़म, कोई शेर, कुछ भी आप चाहते हैं तो। जो उसने सूरत दरिया मेरा इरादा किया, जो उसने सूरत दरिया मेरा इरादा किया, तो मैंने दिल का समंदर बहुत कुशादा किया। वाह 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 वाह। खबर जफा की सुनी फिर भी तन महक उठा, खबर जफा की सुनी फिर भी तन महक उठा, फिर भी तन महक उठा, कि गर्दे राह से भी दिल ने इस्तफादा किया।
और बिछड़ते वक्त अजब हाल में थे हम दोनों, बिछड़ते वक्त अजब हाल में थे हम दोनों, न मैंने पूछा न मिलने का उसने वादा किया। क्या बात है। और विसाल व हिजर में हम मुस्तकिल मिजाज रहे, विसाल व हिजर में हम मुस्तकिल मिजाज रहे, चले सुकून से लेकिन सफ़र ज़्यादा किया। और शेर है कि दियारे इश्क को रोशन रखा तसलसल से, दियारे इश्क को रोशन रखा तसलसल से, सपुर्दे आतिश दिल दर्द का बुरादा किया। और हम ही नहीं हैं गुज़ीदा जफ़ा के मोहरों के, हम ही नहीं हैं गुज़ीदा जफ़ा के मोहरों के, बिसात इश्क ने हर शाह को प्यादा किया। क्या बात। और उसी की आँख में अपना क़याम है ताहिर, उसी की आँख में अपना क़याम है ताहिर, कि जिसने अश्क जुदाई को रश्क बादा किया। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। इट वाज एन ऑनर। हफीज़ ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मेरे उस्ताद। और आज आबिद अली के साथ साथ हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी डिस्कस किया। जो ड्रामाज हम देखते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, उसमें जो चीज़ मिसिंग है वो है कंटेंट। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, लेकिन जो चीज़ बेसिक है, जो चीज़ रूट्स है, वो शायद हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और दुनिया भर में चैरिटी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन जो है बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मदर टेरेसा के यौम वफ़ात पर उनकी जो खिदमात हैं उसके एतराफ़ और चैरिटी को प्रमोट करने के मकसद के तहत मनाया जाता है। और चैरिटी पे जब हम बात करते हैं तो मदर टेरेसा के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी गरीबों बेकसों की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देने वाली जो मदर टेरेसा है, 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में पैदा हुई थी। 18 साल की उम्र में आयरलैंड के मजहबी इदारे से मुंसलिक हुई, और इसके बाद उन्होंने 1937 में चर्च से वाबस्तगी इख्तियार की और ख़ुद को इंसानियत की खिदमत के लिए जो कह लें वक्फ कर दिया। मदर टेरेसा के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस दिन को मनाने का मकसद भी बड़ा ज़रूरी है, और वो मकसद ये है कि पूरी दुनिया मिलकर जो इंसानी फ़लाह बहबूद है उसके लिए काम करें। दुनिया में ज़ाहिर है जहाँ पे चैरिटी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट के तहत मुख्तलिफ़ लोगों की मदद करें और एक सोसाइटी के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाए। जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प करें, चैरिटी करें, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। और पाकिस्तान में फ़िलैंथ्रपी, चैरिटी, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत खुलकर करते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका नाम ले सकते हैं जो चैरिटी की बेस के ऊपर चलते हैं, और उनमें अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का कोई मसला नहीं आता चैरिटी को लेकर, दीगर मामलात को लेकर। सो आज हमने इसी हवाले से बात करनी है, और हम पाकिस्तान के अंदर जो इदारे मुख्तलिफ तौर पर अपने तौर पर काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। डॉक्टर बशीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, थैलेसीमिया डायरेक्टर हैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। चैरिटी ऑब्वियसली ये वो कॉन्सेप्ट है जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है, और आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है बेसिकली। पाकिस्तान के अंदर भी जी चैरिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप ख़ुद भी ये नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन चलाते हैं, आपको आइडिया होगा कि चैरिटी की इम्पोर्टेंस एक सोसाइटी के अंदर क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का कि जिन्होंने मौका दिया कि ये एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात की जाए। चैरिटी, जैसे कि हमें हमारे रब की तरफ से भी ये बताया गया कि खैरुन्नास मई यनफ़उन्नास, कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो दूसरों के लिए जो है वो बेहतरी का सामा पैदा करे। और आप यकीन मानें कि जब ये आप काम करते हैं इस तरह की चैरिटी के, और आप किसी के इफ़ समवन इज़ सफ़रिंग, कोई मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, आप उसके काम आते हैं, तो आपको एक अल्टीमेट मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। और वो आप जो है ना को कैफियत बयान नहीं कर सकते कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं और उसमें आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इदारा जो है 2015 से नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन इसी चीज़ों के ऊपर कारबंद है, इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास कोई 667 पेशेंट्स जो हैं वो थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं,
जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा जो है उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का, ब्लड का इंतज़ाम करना, फिर इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नतीजे में जब बार बार इनको दूसरों का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है तो आयरन लेवल जब हाई होता चला जाता है तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ आर्गन्स के फेलियर का ख़तरा मौजूद रहता है और जो कि खुदा नास्ता जानलेवा हो सकता है। तो उसके लिए वो मेडिसिन, आयरन चिलेशन मेडिसिन जो है, जो कि एक्सपेंसिव होती है, हर पेशेंट को 25 से 30 हज़ार की मेडिसिन हर महीने जो है वो हमारा इदारा फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी टेस्टिंग इनके लिए रिक्वायर्ड होती है, लैब टेस्ट, वो ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि ये टोटली चैरिटेबल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, टोटली डोनेशन बेस्ड है और उसमें मतलब वी आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 5 मिलियन पर मंथ और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा थ्रू चैरिटी ही आ रहा है। अच्छा, कभी चैलेंजेस होते हैं और चैरिटी को लेके, जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा इदारा चलाना, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जहाँ मैं मुख्तलिफ आपके इदारे के अलावा भी बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। रिसेंटली में अल-खिदमत के साथ काम करने का मौका मिला, दे आर डूइंग रियली वेल। ईदी फाउंडेशन है, आगोश है, अखुवत है, अल-खिदमत है, चीपा है, ये सारी वो फाउंडेशंस हैं जो चैरिटी पे चल रहे हैं। चैलेंजेस होते हैं आपको? जी डेफिनेटली बहुत होते हैं, स्पेशली जब कोई इस तरह के डिज़ास्टर्स वगैरह या क्लैमिटीज़ वगैरह का सिलसिला शुरू होता है, कोई सैलाब या इस तरह का सिलसिला हुआ, जैसे कोविड में जो है लोग रिलक्टेंट होते हैं या वो कोशिश कर रहे होते हैं कि आम जो बंदा सफ़र कर रहा है उसकी तरफ, या इस तरह के कोई और खुदा नास्ता सैलाब या कोई डिज़ास्टर आया तो लोगों का, तो उसमें फिर ये होता है कि वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, तो हमें फिर जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किलात इसमें पेश आती हैं। ज़ाहिर है हमारे तो जो पेशेंट हैं उनको ये चीज़ें जो है वो डेफिनेटली चाहिए और थ्रू आउट लाइफ चाहिए, उनको मेडिसिन भी चाहिए, ब्लड बैग्स भी चाहिए, तो वो चीज़ें तो जो है उसके बगैर तो ज़ाहिर है उनका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ये डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस आते हैं और फिर आजकल जिस तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, तो फिर ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है जब अपील करते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें। मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जी, उसमें ये है कि हम सबसे पहले तो जितने भी हमारे डोनर्स होते हैं या आपके सुनने वाले जितने नाजरीन हैं, उनको ये अपील करते हैं कि आप आएँ, हमारे इदारे का विज़िट करें। नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन ये 74A गार्डन, ब्लॉक गार्डन टाउन में वाक़ है। आप आएँ, ख़ुद देखें कि हमारा काम किस तरह का है, हमारे पेशेंट्स को आप देखें कि वहाँ किस तरह का काम हो रहा है, क्योंकि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम देखते हैं स्पेशली रमज़ान में बहुत सारी फ़ेक NGOs जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि बस इस तरह के छोटे से ऑफिसेज़ बना के, और इन एक्चुअल सेंस ये होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन सिर्फ वो फंड रेजिंग करते हैं जस्ट टू मेक मनी, और वो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा करते हैं। तो हम ये है कि अपील करते हैं कि जो हमारे डोनर हैं या जो लोग सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम के थ्रू और हमारे इन बच्चों की वो हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, क्योंकि ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अर्ज़ की कि हम वी डोंट चार्ज इवन सिंगल पेनी फ्रॉम तो कैसे रब्ता कर सकते हैं आपसे डॉक्टर साहब? जी, उसमें ये है कि हमारे अकाउंट नंबर भी हैं, वो भी हम इंशाल्लाह, और ये बैंक्स के में हमारे हैं, वो नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक के ऊपर भी हम हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके वहाँ ऊपर पे अवेलेबल है, आप रब्ता कर जी, सकते हैं और इन लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर बशीर अहमद, डायरेक्टर नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद थे। चैरिटी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आपकी हेल्प से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी को सहारा मिल सकता है, तो वाई नॉट। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ टैलेंटेड आर्टिस्ट से करवाते रहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि कोई ज़बरदस्त काम कर रहा हो तो हम उसको अपने शो पे लाजमी बुलाएं। आज जो हमारे साथ एक आर्टिस्ट हैं, ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, और मैं सबसे ज़्यादा हैरान भी होती हूँ और खुश भी होती हूँ कि जो लोग ख़ुद से अपनी क्रिएटिविटी को कह लेना ब्रूए कार लाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। नेहा अब्रार हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मैं पहले भी इंटरव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन आज एक नए सिरे से इनकी आर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। नेहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत ज़बरदस्त आपका काम है। थोड़ा सा अपनी आर्ट के हवाले से बताएं, कब से करी हैं, कैसे शौक़ हुआ? मैं बेसिकली ग्रेजुएट हुई थी बिज़नेस यूनिवर्सिटी से, बट फिर क्योंकि शौक़ था आर्ट्स का तो मैंने इसको लेके हमेशा से बचपन से चला। ठीक है। तो एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और शुरू बेसिकली मैंने किया था अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स के साथ, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सप्लोर करने पे।
तो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की और फिर मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं, स्पेसिफिकली विमेन रिलेटेड, थोड़ी पेट्रियार्कियल सोसाइटी है हमारी, और उसकी वजह से बेसिकली कुछ विमेन राइट्स हमें नहीं मिलते हैं और कुछ ऐसे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं जो कि थोड़े से तकलीफ दे होते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने का एक आर्टिस्ट के पास तरीका होता है, डिफरेंट मीन्स होते हैं। मेरे पास पेंटिंग था, तो मैंने एक होती है आर्ट जिसके अंदर आप ब्यूटीफुल चीज़ें बनाते हो, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ्स, वो मुझे हमेशा होता था कि मैं कोई इस तरह की आर्ट करूं जिसमें मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ और मैसेज कोई जाए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ पेंटिंग्स हैं, ये सारी मैंने थोड़ी सी विमेन एसोसिएटेड। थोड़ा एक्सप्लेन करो अपने काम को कि जैसे आपने कहा कि विमेन सेंटर्ड है, आपने ख़वातीन के मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को अपनी पेंटिंग्स में उतारा। जैसे आपके सामने वो वाली पेंटिंग है, okay. इसमें बेसिकली मैंने थोड़ा, आप इसको करीब से देखेंगे ना, थिक पेस्ट के साथ यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इसके एक रोप बनाया है, ये बेसिकली एक मैरिड वुमन बनाई है, लेकिन अनकंसेंटेड मैरिज है इसकी। उसकी वजह से मैंने एक उसके इर्द गिर्द रोप बनाई है। फिर वहाँ पे एक पेंटिंग है रेड और ग्रीन के अंदर, आई थिंक उसके अंदर बेसिकली मैंने उसके अनसेड वर्ड्स और 2 पैरेलल यूनिवर्सेस दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। वहाँ पे एक पेंटिंग है जिसके अंदर कॉनकेव इमेज मैंने उसकी बनाई है, डिक्रीज्ड मोबिलिटी दिखाने के लिए। एक किचन सराउंडेड उसका एरिया है, बिल्कुल, और वो एक कॉनकेव बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि एक वुमेन जो यहाँ पे लाइफ है वो सेंटर्ड और रिवॉल्व अराउंड बिल्कुल इनवर्ड्स कर रही है। फिर यहाँ पे एक पेंटिंग है, उसके अंदर मैंने बेसिकली, ये मैं ही हूँ, मैंने अपने आप को पोर्ट्रेट किया था, और ये बिल्कुल मैंने अपने आप को कवर करके ये दिखाने की कोशिश की थी विद रेड कलर्स। आप देखेंगे इन सब में रेड कलर्स हैं, बहुत कॉमन, ताकि एक मैं एग्रेशन थोड़ा सा वो शो करना चाहती हूँ और थोड़ी फियर्सनेस भी शो करना चाहती हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर भी यही है, सारा जो उसके कपड़े हैं वो बिल्कुल मैंने रेड पेंट किए हैं। अपना काम मैं शो कर रही हूँ विद मोर पर्टिकुलरली विद कलर्स और विद सर्टन एलिमेंट्स। लवली लवली। अच्छा नेहा, ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट जब होता है उसके, ही इज़ बॉर्न आर्टिस्ट, बॉर्न एज एन आर्टिस्ट, और उसके दिमाग में उसकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, उसका थॉट प्रोसेस होता है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। लेकिन उस क्रिएटिविटी को जब आपने कैनवस पे उतारना है, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस आई गेस। आप कोई चीज़ सोच रहे हो, आप उसको, क्या आइडिया होता है जब आप सोचती हो कि आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है और आपने उसको कैनवस पे कन्वर्ट करना है? बेसिकली आई थिंक बहुत ज़्यादा आपकी इंस्पिरेशंस होती हैं, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टोरी सुन ली जो कि मुझे थोड़ी हर्ट की, तो जैसे ये कुछ इस तरह के यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स भी वही यूज़ किए हैं, सब्जेक्ट्स भी वही यूज़ किए हैं जो मैंने बेसिकली देखे हैं और सुने हैं। कोई इस तरह की न्यूज़ सुनी और मुझे वो डीपली हर्ट की और मैंने वो किसी तरीके से वो एक्सप्रेस करनी है, तो वो मैं अपने ही, लेकिन सब्जेक्ट्स अपने ही चूज़ करके, जैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर लिया या किसी और को कर लिया। बीइंग अ वुमन मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ऑल अदर वुमेन को, तो उस तरह से फिर मैं जो है ना उसको अपने आइडियाज़ को कैनवस पे उतारते हो। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आपका मुझे बताओ इंस्टाग्राम हैंडल क्या है जहाँ पे आपका काम लोग देख सकते हैं और परचेज भी आई गेस कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी है, मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ और कमीशन वर्क वगैरह भी करती हूँ। हैंडल मेरा है @नेहा अब्रार। नेहा अब्रार, आप इंस्टाग्राम पे नेहा के काम को देखें। थैंक यू वेरी मच नेहा, बहुत ज़बरदस्त आपका काम है। और आप, ज़ाहिर एक आर्टिस्ट इतना सेंसिटिव होता है कि जब वो अपने इर्द गिर्द कोई क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो अपने एक्सपीरियंसेस को कैनवस पे उतारना इट्स एन आर्ट, और शी इज़ अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। हमने आपकी मुलाकात नेहा अब्रार से कराई। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com